Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So here I come to wish all my plus 2 students a very good luck for tomorrow's chemistry exam. So English का पेपर तो सब कह रहे हैं कि बड़ा इजी हो गया, बहुत ही इजी था, हमने बड़ा अच्छा कर लिया। तो प्लस 2 सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे ही पेपर आपने बहुत अच्छे करने हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर है, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ्स का पेपर है। कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा भी आपको आइडिया लगता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से है या इस टॉपिक में से है तो जरूर लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केस स्टडीज हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। चाहे 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा कंटेंट जरूर लिख के आइएगा कि जिनको तो आता वो तो सारा ही लिखेंगे, पर जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया ही है वो लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चंस। कटिंग नहीं करनी पेपर में, ब्लैंक शीट्स नहीं छोड़नी, बीच में ब्लैंक स्पेसेस नहीं आपने छोड़नी। पीटीओ लिखने का बड़ा ही मतलब बच्चों को होता है कि वो पेज टर्न ओवर ही लिखते रहते हैं, तो ये चीज़ें प्लीज़, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर पे। ऐसे काम नहीं करने। प्रेजेंटेशन अपनी बढ़िया रखनी है आपने। जहां आपको इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो, कोई नेम ऑफ एंजाइम लिख रहे हो, कोई चीज़ लिख रहे हो, उसको मतलब इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन जरूर कर दो। कोई फॉर्मूला लिख रहे हो उसको बॉक्स में डाल के लिखो या उसको अंडरलाइन करो, ताकि एक जो है डायरेक्ट एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे को ये चीज़ आ रही है। ठीक है, आपको जहाँ फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ फ्लो चार्ट बनाइए। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट बड़े क्लियरली मेंशन करिए। वोल्टेज लिखी है किसी सेल की, उसको अंडरलाइन करिए। फिर आप लोगों ने जो मेरा पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं प्लस 2 के, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आज आपके पास टाइम होगा। अब टाइम है री रिविजन का। तो सैम्पल पेपर देखा होगा, 95% से भी ज़्यादा बिल्कुल वही टॉपिक्स उन्होंने उठाए हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए थे। तो कोई बात नहीं, अब आपने जो कंटेंट रिवाइज किया है, अब आप उसमें एक है कि पक्का कर लो उस चीज़ को। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरे को ये भी रह गया ये भी रह गया। अब टाइम है कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसका आप पे आप जो है आपका होल्ड होना चाहिए उन टॉपिक्स पे। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर में से उठाते हैं तो लास्ट में फटाफट मैं आपको बता दूं कि जैसे सोल्यूशन चैप्टर है तो अब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टिप पे होने चाहिए। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आने चाहिए, जो तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल है। जो बच्चे नहीं सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते, एटलीस्ट एक चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर लो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तीनों को चैप्टर्स के न्यूमेरिकल, जिसको कई है जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो, एक चैप्टर के कर लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर एक जैसे इथिलीन ग्लाइकोल, जो मैंने जैसे बताया होता है कि फ्रीजिंग एजेंट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डी आइसिंग एजेंट कौन सा है, तो जैसे इथिलीन ग्लाइकोल का एक क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है सैम्पल पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए, जो आप नेट से थोड़े से ना पढ़ लेना कि और डी आइसिंग एजेंट कौन से है। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना। तो फिर उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा लाइक आगे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, तो उसमें ई नॉट सेल वाले न्यूमेरिकल हैं, गिब्स फ्री एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपना होल्ड बना लो उस पर। सेल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आएगा ही, जैसे इसमें भी उन्होंने डाल रखा है सेल पे क्वेश्चन। फिर उसके बाद करोजन का क्वेश्चन डाल रखा है। तो करोजन में पहले होता था कि नोट्स आ जाते थे कि राइट अ नोट ऑन करोजन एंड ऑल्सो गिव द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। तो अब जैसे इसने डालो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन डालो है वैसे, कि आपको उसने आयरन की जगह जिंक दे दिया, तो कोई चक्कर ही नहीं, जिंक दे दिया जैसे जहां जहां आयरन था। ठीक है, अब जो जिनको नहीं भी आता, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं, तो वो आयरन की जगह जिंक को फिट करते जाओ, अपने आप आपकी इक्वेशन जो है वो निकल आएगी। ठीक है, आगे एक सिर्फ जिंक हाइड्रोक्साइड जरूर है जो एक्स्ट्रा एक इक्वेशन है, बट इतना तो बच्चे को पता ही होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपने जिंक हाइड्रोक्साइड वो बना देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, करोजन क्वेश्चन, सेल हो गया, 2 न्यूमेरिकल्स वो हो गए, गिब्स वाले हो गए और ई नॉट सेल वाले न्यूमेरिकल हो गए। फिर उसके बाद आप जैसे काइनेटिक्स में से रेट पे अपना जो है ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लो कि मेरे को यूनिट्स आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने कहा कि एक रिएक्शन दे रखी है, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे नीचे जो आपको यूनिट्स दिए उसमें से फाइंड आउट करो कि इस रिएक्शन में से क्या यूनिट होंगे। ठीक है, रेट के, तो वो आपको फाइंड आउट करने, तो वो मैंने पहले बोला कि यूनिट्स तो रिवाइज कर ही लो। फिर उसके बाद जो है लाइक आपको रिएक्शन देंगे कि अगर आप इसका कंटेंट बढ़ा रहे हो रिएक्टेंट का तो उसका रेट पे क्या असर होगा। ठीक है, जो सॉल्व है बुक में एटलीस्ट वही कर लो, उसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपना कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो
ठीक है। फिर उसके बाद आर्हीनियस जरूर कर लो, ठीक है। आर्हीनियस की जैसा इसमें तो इसने ग्राफिकली एक दिया था सैम्पल पेपर में क्वेश्चन, जिसमें आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कंसेप्ट लगा के आपको वहां से स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकालनी थी। बट मैं कहूंगी आप आर्हीनियस के न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से कर लो, क्या पता, क्योंकि अब तक तो न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं टेम्परेचर वाले आर्हीनियस के, तो वहां न्यूमेरिकल ही ना आ जाए। तो आपने अपनी इक्वेशन को दोनों को उसको ढंग से कर लेना है, ठीक है। आर्हीनियस को कोलिजन थ्योरी वगैरह तो चलो इजी है, ये तो आप मतलब साइंस में भी पढ़ते रहते हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के कंसेप्ट जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह करते हो, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो बच्चा वैसे भी कर सकता है। तो जो मेनली जो कई बार होते हैं ना आर्हीनियस इक्वेशन, डिवाई हेकलॉन सागर इक्वेशन, तो वो चीज़ें ज़रूर कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जो है जैसे कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, मैं कहूँगी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हमें पता भी होता है भी ये चीज़ आनी है। वर्नर के 2 क्वेश्चन है प्लेटिनम वाले, ठीक है। वो प्लेटिनम का एक क्लोराइड के साथ कम्प्लेक्स दिया है, कॉपर वाला कम्प्लेक्स दिया, वो कर लो, ठीक है। वो उसी में मतलब आपका कवर हो जाएगी वर्नर थ्योरी भी। फिर आपको अब तक डीप जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टिप्स पे होनी चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 से लेके 30 तक। वो नहीं याद होगी तो ना तो डीएफ कर पाओगे ना ही कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। तो अब तक आप देखो मेरे को वो चीज़ क्लियर है, मेरे को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखनी आती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, और इसके कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस का पता क्या होता है, इसका जो क्वेश्चन दिया होता है उसी में आंसर होता है। जैसे उन्होंने ना कई बार 2 कम्प्लेक्स दिए होते हैं, कहा होता है ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, रीजन बताओ वाई, ठीक है। तो अगर आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है और ऊपर उसने बोला ये कम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, सो इसका मतलब यू आर डूइंग समवेयर रॉन्ग, तो उसको आप पेयरिंग कर दो, या हो सकता है आपने उस लाइगेंड को वीक मान लिया हो, ठीक है, तभी आपका वहां नीचे डायमैग्नेटिक जो है नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आ रखा है कि डेल्टा टी उसने 2 कम्प्लेक्स दिए, एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स सैंपल पेपर में दिया हुआ है, और उसने कहा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली। अब जैसे इसने तो ये वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें आप डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा जो है ऑक्टाहेड्रल वाला कंसेप्ट लगाओगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साथ में आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो भी पढ़ लीजिए, जिसमें आपको कम्प्लेक्स दिया जाता है जैसे D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कम्प्लेक्स, D6 टेट्राहेड्रल हाई स्पिन कम्प्लेक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूर आप पढ़िएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाले दोनों तरह से, मतलब टेट्रा ऑक्ट्रा वाला कंसेप्ट और एक ये वाला। फिर उसके बाद आप लोगों ने CFSE की स्प्लिटिंग तो करनी है, उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि ऑक्टा पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑक्टा से ही टेट्रा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर भी हो ही जाएगा वहां से। देन आफ्टर दैट कम टू द डी एंड एफ ब्लॉक। अगर आप लोग ढंग से देखा होगा आपने डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस, तो आपको KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट पे क्वेश्चंस आए हैं, तो बहुत से बच्चों को ये चीज़ डिफिकल्ट लगती है, इनकी रिएक्शंस डिफिकल्ट लगती है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि अगर आप लोग ढंग से देखोगे रिएक्शंस को, तो एक रिएक्शन तो सब में सेम जाने वाली है। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल दे रखा है, KMnO4 का वहाँ पे होता है +2 में, मतलब एक प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्री का, तो एक तो रिएक्शन वही है। तो बाकी अगर आप देखोगे उनको कंपेयर कर लो, तो एक एक रिएक्शन सबकी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। मेन कर लो, आयोडाइड के साथ कर लो, लेड के साथ कर लो, ठीक है। फिर आप अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं, वो आप खुद ही बना लोगे जब आपके पास ऊपर वाली और जो मेन रिएक्शन एक होती है, तो कैंसिल करके आप ओवरऑल रिएक्शन अपने आप बना दोगे। एक एक प्रेपरेशन दोनों की लर्न कर लेना, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है वो लर्न कर लेना। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आया DD ट्रांजिशंस पे आया हुआ है, तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि उसका कलर जो होता है दैट इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर आपको कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स दे भी इसका कलर क्यों है, तो जरूर उसमें पहले आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखने हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, DF के पीछे से जो क्वेश्चन है वही कर लो, इतना भी बहुत है। जिनको आगे डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं पता लग रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैसे मैं करूँ थ्योरी, मैं जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली कैसे थ्योरी करूँ, तो बैक पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। वो अपना होल्ड बनाइए उस पर। देन आफ्टर दैट कोई हमने स्किप तो नहीं कर दिया पहले, नहीं, आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक। सो जो बच्चों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये वाले कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिए। अब तक आपको रिएक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हैलाइड्स की बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं सैम्पल पेपर में, रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन जितनी कर सकते हो नेम रिएक्शंस कर लो,
नेम रिएक्शंस कर लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले क्वेश्चंस जो है जिसमें जैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं और वो कहते हैं डिराइव दिस फॉर्मूला ऑफ द ABCD, तो वो भी चीज़ हो जाती है, कन्वर्जेंस भी हो जाती है। सो आपने नेम रिएक्शंस कर लेनी है, एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। अब तक मतलब आपके टिप्स पे होने चाहिए, मैं नहीं कहूँगी कि आप दोबारा से पढ़ने बैठो, अब तक आप खुद को असेस करिए कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को एसिडिटी बेसिसिटी का कोई क्वेश्चन दे दो, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन ढंग से कर लेने हैं, एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस, रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस हो गए, नेम रिएक्शंस हो गई, देन योर डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं हम भूल सकते, वो भी क्वेश्चन आ रखा है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने कि आपके पास टेस्ट कौन सा कीटोन देंगे, ठीक है। तो एक टॉलेंस दिया, एक फैलिंग्स दिया हुआ है, तो आपको पता कि वो तो एल्डिहाइड देते हैं, और उसमें भी मैं एलिफेटिक एरोमेटिक वाला आप अच्छी तरह से पढ़ लेना कंसेप्ट एल्डिहाइड्स का। फिर आपको रिएजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेंटन्स रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। ये आपको आई थिंक DF के पीछे एक ना प्रदीप की बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें सारे रिएजेंट्स और सारे आपके पास कैटलिस्ट है, तो मस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से आपको नेम रिएक्शंस होगी, एसिडिटी बेसिसिटी हो गया, देन इतना तो आप करके मतलब रखिए, आपके पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक बड़े इजी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पक्का कर लो, फिर उसके बाद बीटा एलिमिनेशन पक्का कर लो, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कार्बोकटाइन का अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए इस बार, ठीक है। तो कार्बोकटाइन के अरेंजमेंट के जो 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बैक पे, ठीक है, प्रदीप की बुक पे बैक पे रिंग बनी हुई है साइक्लोहेक्सेनॉल वाली, ठीक है, वो उसके क्वेश्चन दिए जिसमें आपको AB प्रिडिक्ट करना। मैं हमेशा बोलती हूँ उन क्वेश्चंस को जरूर कर लो, बहुत बार पेपर में आ जाते हैं। एक एस्पिरिन की फॉर्मेशन जरूर कर लेना, ठीक है, वो भी आई हुई है रिएक्शन, एस्पिरिन हो गया। देन आफ्टर दैट ये कंडेंसेशन, मैंने नेम रिएक्शन तो चलो इंपॉर्टेंट आपको बता ही रखी है कौन कौन सी हैं। फिर आपने करना है बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अगर आपने क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी देखे हैं, सो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन एंड ग्लाइसिन, अमीनो एसिड, आपको ये 2 स्ट्रक्चर तो पता होने चाहिए। और याद रखना जिसका कार्बोक्सियल ग्रुप, एक क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ था कि जैसा एलेनिन ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता, तो क्या ग्लाइसिन जब एलेनिन के साथ रिएक्ट करेगा वही प्रोडक्ट बनेगा। सो द बॉन्डिंग विल बी सेम, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग तो होगी, बट जो प्रोडक्ट होगा, याद रखना है आपने कि जिसका कार्बोक्सियल ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसका आप क्या कह देते हो, एलेनाइल। जैसे अगर एलेनिन का कार्बोक्सियल ग्रुप इन्वॉल्व है तो इट विल बी एलेनाइल ग्लाइसिन, अगर ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल होता है तो ग्लाइसाइल एलेनिन, बस ये डिफरेंस एक होता है। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कर लेना, DNA चार्गफ रूल कर लेना, ठीक है। आई थिंक इतने से आपका हो ही जाएगा। फिर बाकी आपके ऑब्वियसली ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स तो आपको करने हैं, कंपैरेटिव मैंने करा रखे हैं। जिनको अभी भी नहीं आते प्लीज गो थ्रू, हार्डली 1 आपको आवर में मतलब वीडियो सारी कवर हो जाएंगी जो मेन टॉपिक्स की। अगर आपको एसिडिटी बेसिसिटी में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर्स का नहीं पता लग रहा, सो देयर आर वीडियोस, इतनी लेंथी मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाई है, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, आप अपने अभी भी गो थ्रू होके मतलब वीडियो से अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से। फिर उसके बाद इस बार इन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शंस भी डाली हैं, तो घबराना नहीं, आपको रिएक्शंस लर्न करने की ऐसा जरूरत नहीं है, रिएजेंट को समझना है। जैसे आपको उन्होंने ब्रोमीन वाटर दे दिया, ठीक है, ब्रोमीन वाटर दे दिया और साथ में दिया हुआ एक अलग से दिया हुआ, ए पार्ट में ब्रोमीन वाटर दिया और आगे आई थिंक दिया हुआ है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो बस देख लेना भी एजेंट क्या है, उसका काम क्या है, तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एक मैंने आपको एक सीरीज कराई होती है कि सबसे नीचे आते हैं आपके पास अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, देन कम्स अल्कोहल फिनोल्स, देन कार्बोनिल कंपाउंड्स, देन कार्बोक्सिलिक, देन योर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसा ही होता है। फिर आपने क्या करना है, ना भी याद हो, आपने चैप्टर पढ़े हैं प्रदीप की बुक से या जो भी आप बुक कंसर्न कर रहे हो, तो वो सारे आपने चैप्टर वाइज चल जाना। तो आपके पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, ठीक है, अब डिपेंड करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जब नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हो तो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन होगी, तो उसमें दोनों ग्रुप आपके COH में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैकेरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो उसमें सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट होगा, आई थिंक ग्लूकोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड इन दैट केस। फिर इसी तरह आपको आई थिंक उसने
रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सोडियम अमलगम वगैरह ऐसे दे दे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट साथ में नेसेंट हाइड्रोजन दे दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें एल्डिहाइड का अल्कोहल बना देना आपने, वो नीचे आएगा, डिसेंड होगी उसकी सीरीज, तो वहां पे आपने CHO का CH2OHO बना OH बना देना, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपने रिएजेंट्स को समझना है। फिर एक क्वेश्चन की OH, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि OH अगर 5 है उसमें ग्लूकोज में, ठीक है, तो आपने उसका कोई एक एविडेंस दो भी, कैसे पता चलेगा 5 OH ग्रुप है, तो उसको आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करा देना और आपके पास पेंटा एसीटेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्मेशन होगा, तो जहां जहां भी OH है ग्लूकोज में वहां OC डबल बॉन्ड CH3 आपने लगा देना है। इसी के साथ ऑक्साइम की रिएक्शन जरूर कर लेनी, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ NH2OH। आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी होती हैं, एल्डिहाइड में अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ आपने ये रिएक्शन कर रखी है, तो वही रिएक्शन आपकी यहाँ पे है, ठीक है, कि आपने अपना जो एल्डिहाइड है ऊपर ग्लूकोज वाला उसको ओपन करके NH2OH से वाटर निकाल के बस उसको जोड़ देना, तो डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यही चीजें हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हर तरह की लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ये सब पढ़ लेनी है। एक मेरे को क्वेश्चन पूछा था किसी ने, प्रोटीन पे क्वेश्चन आया था कि डीनेचुरेशन से, या उसने क्वेश्चन डाला कि मैं हीट करूंगा तो क्या असर पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, तो याद रखना भी प्रोटीन को, जब आप किसी भी प्रोटीन को हीट करते हो तो उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होगा। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होता है कि जहाँ अगर ग्लोबुलर है तो वो फिब्रिस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, जहाँ उसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बट उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज इन विच वी हैव वन अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और वो चेन जुड़ी होती है सारी, ठीक है, आगे आगे थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज, तो वो इंटैक्ट रहेगी एज सच। तो ये उसका आंसर था। और स्टिल अभी भी, आज भी इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख सकते हो कि मैम मेरे को ये वाले टॉपिक में डाउट है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि किसी तरह से आपको वो चीज़ समझा दी जाए, आपको कोई या उसका नोट या कुछ भी PDF कुछ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, आई होप आप लोग बहुत अच्छा पेपर करोगे, ठीक है। जिनको थोड़ा टफ लग रहा है, प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, ज्यादा करने के चक्कर में थोड़ा भी मत भूल जाना, जितना आता है उतने में अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। बाकी जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, जिनको टॉप करना है, वो सारा पढ़ के जाइए, उनको सारे मतलब टॉपिक सब टिप्स पे होने चाहिए। कोई ऐसा खासकर जो केमिस्ट्री हमारे एडकेम शार्क जो ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पे पढ़ रहे हैं, तो जब हमने बच्चों को सैम्पल पेपर दिया तो विद इन आई थिंक 15-20 मिनट्स में उन्होंने हमें ऐसे ही आंसर बता दिए, उनको इतना ईजी लगा। तो हम हमेशा जो है हमारा जो ऑनलाइन हम जो कोचिंग देते हैं उसमें हम यही फोकस करते हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी की जाए, आपकी जो केमिस्ट्री में मतलब आपको बुकिश लैंग्वेज में मतलब वो चीज़ ना बताई जाए, कंसेप्ट आपको जब तक आप पेपर देते हो ना, जो ऑनलाइन हमारे से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो जब तक पेपर देते हैं उनका टिप्स पे होती हैं रिएक्शंस, तो वो एकदम से उनको कन्वर्जन कर देते हैं, एकदम से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था वो झट से निकाल देते हैं। तो आप लोग भी आई होप सबकी टिप्स पे ऐसे ही मतलब होनी चाहिए सारे कंसेप्ट। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है ऑनलाइन बैचेस की, फॉर मैथ्स, बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल ब्लॉग है वहाँ पे भी आप मैसेंजर में अपना मैसेज छोड़ सकते हो। सो जिन्होंने अभी तक पर्सनल ब्लॉग भी नहीं फॉलो किया है, डू फॉलो, बिकॉज वहाँ पे कई बार मैंने नोटिफिकेशन डाला होता है, और ऑलरेडी हम एक स्पेशल जो है क्लास ले चुके हैं +2 स्टूडेंट्स की, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था कि दैट वी वांट टू टेक दिस 1 आवर क्विक, जिसमें मैंने कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर कराए थे। तो कुछ फ़ायदा हो जाता है, कई बार कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे ऑलरेडी पास आउट अब स्टूडेंट्स होंगे, या कई आप इवन मुझे लगता है कईयों ने फॉलो किया हुआ है ये चैनल, जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर्स भी हैं। सो आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट द वैकेंसीज इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट स्टेट्स। तो आप जिन्होंने अभी तक भी ब्लॉग को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ आप जाइए और केमिस्ट्री ड्राइव के नाम से जो मेरा पर्सनल ब्लॉग है उसको फॉलो करिए, ताकि आपको अपडेट मिलती जाए। अगर हम कोई इवेंट करा रहे हैं या कोई भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी, रिगार्डिंग रिसर्च, सो जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ मिलती जाएगी।
और इसी के साथ जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं उसकी प्री बुकिंग्स के लिए आप अपने मैसेज जो भी मैंने डिटेल डाली हुई है वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी टीम उसको चेक करेगी, आपके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा स्लॉट हमारा फ्री है, सो उसमें हम ट्राई करेंगे कि आपको अकोमोडेट किया जाए। एंड इट्स हमेशा हम ट्राई करते हैं इंडिविजुअल अटेंशन देने की, तो जिसमें आई थिंक स्टूडेंट ईजिली इंटरेक्ट कर पाता है। और हमारे पास जो टीचर्स हैं दैट आर already teaching in the renowned colleges and schools and some are the vice principals even, तो हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो 25-25 30-30 सालों से मतलब पढ़ा रहे हैं, तो दे हैव कंसेप्ट क्लैरिटी भी है उनको, एंड दे नो व्हाट गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन, तो उनको सब बेसिक पता होता है। जबकि अगर आप आजकल कोचिंग सेंटर्स में जाते हो तो वहाँ पे फ्रेशर्स रखे होते हैं थोड़े थोड़े पैसों में, जिनको मतलब कई बार इतनी क्लैरिटी खुद नहीं होती। सो अगर आप कहीं पे कुछ पे कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। सो इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि अगर हमने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ी सोच समझ के करनी है। सो और ग्लोबली हम देते हैं कोचिंग, तो जिसमें हम सिर्फ लाइक नॉट ओनली केमिस्ट्री फिजिक्स, तो किसी भी फील्ड, जैसे फार्मा के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम लाइक वेरियस कंट्री, उसमें भी केमिस्ट्री होती है, तो आपका कोई भी कोर्स है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। सो वी विल ट्राई, हम आपका सिलेबस गो थ्रू करेंगे। सो अगर हमारे पास अवेलेबल है टीचर उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको ज़रूर अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे विद इन द रीजनेबल। हमारी फीस रहती है एज कम्पेयर टू ऑल दी जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन, और बहुत ही मैं कहूँगी क्वांटिटेटिव एजुकेशन ही क्वालिटेटिव एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं। So best of luck once again, and I hope you like the video. So keep liking, keep sharing Chemistry Drive with Ramni. Thank you so much.